सो वेलकम स्टूडेंट्स टू द बियोलॉजिया लेक्चर्स। और इस लेक्चर में हम लोग बायोकेमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप्स। देन वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ रेडियो आइसोटोप्स एंड some of the application of radioisotopes such as isotopes are used as radioactive tracers. Then we will discuss about radiometric dating, and finally we will discuss about what is isotone and isobar. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एटॉमिक नंबर एटम के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, या कहें तो एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट के एटम्स की एक यूनिक आइडेंटिटी है। ये ठीक उस तरह की बात है जैसे कि एक क्लास में वेरियस स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और उन सब स्टूडेंट्स की यूनिक आइडेंटिटी है, दैट इज़ देयर रोल नंबर। तो अब बात ये है कि आखिर किस बेसिस पे एटॉमिक नंबर जो है वो किसी एटम की यूनिक आइडेंटिटी कहलाती है। तो वेरियस एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उसकी एटॉमिक नंबर उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे दी जाती है जो उस एटम के न्यूक्लियस में रिजाइड कर रही है। तो चलिए इन सारी बातों को हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यदि हम कंसिडर करें कि ये कोई एक सोडियम का ब्लॉक है और ये कोई कार्बन का टुकड़ा है, तो ये सोडियम सिमिलर टाइप ऑफ सोडियम एटम से मिलकर बना होगा और ये कार्बन सिमिलर टाइप ऑफ कार्बन एटम से मिलकर बना होगा। तो अगर दो डिफरेंट एलिमेंट्स को आपस में हम कंपेयर कर रहे हैं तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सिमिलर टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं। तो यानी टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात हो तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में जो टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो सेम होगी। दैट इज द एटम्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स and they are electrons, protons and neutrons, where protons and neutrons together makes the nucleons which is present in the nucleus। और जैसा कि हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पे कंसिडर किया है सोडियम को और कार्बन को, तो यदि इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। और यदि इनके नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की जाए, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए, तो सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11, वेयर एज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज़ 12 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ अगेन 11 इफ़ इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सिमिलरली यदि कार्बन की बात करें तो कार्बन में प्रोटॉन्स का नंबर 6 है, न्यूट्रॉन्स का नंबर भी 6 है और इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर 6 है। और यहाँ पर जो हमने कार्बन को कंसिडर किया है वो कार्बन 12 आइसोटोप है, दैट्स वाई द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6। खैर यहाँ पर जो हमने दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया है उन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स की जो टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो तो सेम ही है, यानी कि दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो सेम टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो नंबर्स है दोनों एलिमेंट्स में वो डिफरेंट है। पर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नंबर हो वो हमेशा डिफरेंट ही हो। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर देखेंगे हम लोग कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स में सेम दिखाई दे सकते हैं, बट प्रोटॉन्स का नंबर कभी भी सेम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कंसिडर करें ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन यदि पॉजिटिव चार्ज कैरी किए हुए हैं तब की बात कर रहे हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन 15 का, नाइट्रोजन 15 आइसोटोप का। तो यदि ऑक्सीजन की बात करें तो चाहे उसे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एटॉमिक नंबर तो हमेशा इसका 8 ही होगा और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होगा। यदि प्रोटॉन्स के नंबर की बात करें तो ऑक्सीजन में जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो क्या है, 8 है। न्यूट्रॉन्स का नंबर इसमें 8 है, वेयर एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज़ 1 लेस दैन 8,
क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि नाइट्रोजन 15 में प्रोटॉन्स का नंबर देखें तो प्रोटॉन्स इसमें 7 है, न्यूट्रॉन्स इसमें 8 है और इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, 7 है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और इस एग्जांपल से बहुत सारी बातें तो ऐसे ही क्लियर हो गई हैं। और इन सारे एलिमेंट्स को आपस में यदि हम कंपेयर करके देख रहे हैं तो एक बात सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नंबर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो डिफरेंट एलिमेंट्स में हमेशा डिफरेंट ही है। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम का 11 है, कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8 हैं, नाइट्रोजन में 7 है। ऐसे ही चाहे कोई भी एलिमेंट्स को आपस में हम कंपेयर करें, ऑलवेज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन बाकी के जो दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, हम केसेस में दो डिफरेंट एलिमेंट्स में भी सेम दिखाई दे सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल था ऑक्सीजन प्लस और नाइट्रोजन 15 का एग्जांपल। इसमें हम देख सकते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो ऑक्सीजन में भी 8 है और नाइट्रोजन में भी 8 है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन प्लस में 7 है और नाइट्रोजन 15 में भी 7 है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स का नंबर है वही इन सारे डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक नंबर भी है। यानी कि सोडियम में यदि प्रोटॉन 11 है तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। कार्बन में प्रोटॉन्स का नंबर 6 है तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है। ऑक्सीजन का प्रोटॉन्स का नंबर यदि 8 है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, 8 होगा। वैसे ही नाइट्रोजन में यदि प्रोटॉन्स 7 है तो इसका एटॉमिक नंबर भी 7 है। तो इस एग्जांपल से हमें ये बात क्लियरली समझ में आ गई कि जो एटॉमिक नंबर है वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स का, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के नंबर के बेसिस पे दी जाती है। यानी एटॉमिक नंबर जो एक यूनिक आइडेंटिटी दी गई थी एक एटम की, वो डिपेंड करता है उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर पे। यदि प्रोटॉन्स का नंबर दो डिफरेंट एलिमेंट्स का यदि सेम हो गया तो वो डिफरेंट एलिमेंट रहेगा ही नहीं, वो तो सेम ही एलिमेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसा हम देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ सोडियम एलिमेंट है, इस सोडियम एलिमेंट के सारे एटम्स को यदि आपस में कंपेयर करना शुरू कर दें तो इन सारे एटम्स में जो प्रोटॉन्स का नंबर होगा वो हमेशा सेम ही होगा और इन सारे एटम्स में प्रोटॉन्स का नंबर 11 ही है। लेकिन इस कार्बन के प्रोटॉन का नंबर जो है वो क्या है, 6 है। तो यदि इस कार्बन का प्रोटॉन्स का नंबर 11 हो गया तो ये कार्बन रहेगा नहीं, ये तो सोडियम बन जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट को यदि कंसिडर कर रहे हैं तो वो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि उन दोनों एलिमेंट्स के एटम्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो डिफरेंट है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में जो बाकी के दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं डैट इज़ इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स वो सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन प्रोटॉन्स कभी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स में सेम नहीं हो सकते। यदि सेम हो गया तो दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट रहेगा ही नहीं, दोनों एक ही एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो ये था एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने ये समझा कि एटॉमिक नंबर वेरियस एलिमेंट्स के एटम्स का एक यूनिक आइडेंटिटी है और वो यूनिक आइडेंटिटी उसके प्रोटॉन्स के नंबर पे डिपेंड करता है। Now let's discuss about the next concept, that is the concept of atomic mass। और एटॉमिक मास को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मास नंबर क्या है। मास नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दोनों आपस में मिलाकर ही मास नंबर कहलाता है। यानी कि मास नंबर इज सिंपली द सम ऑफ number of protons and number of neutrons। यानी कि किसी भी एटम की बात यदि कर रहे हैं हम लोग तो एटम के न्यूक्लियस का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का ओवरऑल नंबर होगा वही उस एटम का एटॉमिक मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कंसिडर करें तो यदि ये सपोज़ ये कोई एक सोडियम का ब्लॉक है तो इस सोडियम के ब्लॉक में बहुत सारे सोडियम एटम्स प्रेजेंट होंगे और हम लोग किसी एक एटम को यहाँ पर से कंसिडर कर रहे हैं। और यदि ये सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो इसका है 11 और इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें होते हैं 11 वेरास
द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ सोडियम एटम इज़ 12। तो सोडियम का मास नंबर क्या होगा? सोडियम का मास नंबर होगा सिंपली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड दिस विल बी इक्वल टू 11 प्लस 12 दैट इज़ 23। तो सोडियम का मास नंबर हो गया 23। सिमिलरली यदि एक कार्बन को कंसिडर करें हम लोग, तो ये सपोज़ कार्बन एलिमेंट का एक टुकड़ा है, तो ये कार्बन बहुत सारे डिफरेंट कार्बन एटम से मिलकर बना होगा, और हम लोग यहाँ पर सिंगल कार्बन एटम को यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। तो कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? इट इज़ 6। और इसमें प्रोटॉन्स का नंबर कितना है? 6, वेयर एज न्यूट्रॉन्स का नंबर है 6। तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? मास नंबर विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड इट विल बी इक्वल टू 6 प्लस 6 दैट इज़ 12। तो कार्बन का मास नंबर हो गया 12 एंड सोडियम का मास नंबर हो गया 23, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एक और बात ये कि किसी भी एलिमेंट के एटम को यदि हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एलिमेंट के एटम में हमेशा सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में जो भी लिखा जाता है वो हमेशा उसका मास नंबर होता है। जैसा कि यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा है 13, तो दिस इंडिकेट्स द मास नंबर, वेयर एज सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में जो लिखा गया है दिस इंडिकेट्स द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर हम लोग जानते हैं दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन दिस एटम। उसी तरीके से यदि हमने यहाँ पर कार्बन को कंसिडर किया है तो कार्बन में सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में इसका लिखा रहेगा मास नंबर, वेयर एज सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में इसका होगा एटॉमिक नंबर जो उसके प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होगा। सो 12 इज़ द मास नंबर, वेयर एज 6 इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। अब यदि हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम का मास नंबर गिवन है तो हम लोग जानते हैं कि उस एलिमेंट का यदि हमें एटॉमिक नंबर पता है तो हम लोग को नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसमें पता होगा, और यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें नहीं पता तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट बेसिकली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग नाइट्रोजन 15 आइसोटोप को कंसिडर करें तो यदि 15 यहाँ लिखा गया है तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये 15 किसी को इंडिकेट कर रहा है, ये नाइट्रोजन के मास नंबर को इंडिकेट कर रहा है। और यदि ये नाइट्रोजन है तो हमेशा ये 7 ही एटॉमिक नंबर इसका होगा, और यदि 7 एटॉमिक नंबर है तो हम लोग को इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में पता चल गया। तो यदि ये नाइट्रोजन है और इसका मास नंबर हमें पता है तो इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इस नाइट्रोजन 15 का क्या हो जाएगा? मास नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और हम लोग जैसा यहाँ देख रहे हैं इस नाइट्रोजन का मास नंबर क्या है? 15, और 15 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 है, इट विल बी इक्वल टू 8। नॉर्मली नाइट्रोजन में 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन सिंस ये हायर आइसोटोप है एक नाइट्रोजन का तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? ज़्यादा है। तो ये थी कुछ बात मास नंबर के बारे में। पर एटॉमिक मास के बारे में हम बात करें तो एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास इज सिंपली द टोटल मास ऑफ एन एटम। So atomic mass is what? It is the total mass of an atom. और mass number क्या था? Mass number was simply the sum of number of protons and neutrons. और neutrons और protons के mass की बात की जाए तो their mass are very close to each other but they are not the same. यानी कि mass जो protons और neutrons का है वो काफ़ी close तो है but same नहीं है। और close की बात यदि हम लोग कर रहे हैं तो ये
देखा जाता है कि जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास है इट इज़ वेरी क्लोज टू 1 डाल्टन, सो द मास नंबर इज क्लोज टू बट इट इज़ स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द टोटल मास ऑफ एन एटम, एंड टोटल मास ऑफ एन एटम इज़ व्हाट, इट इज़ सिंपली द एटॉमिक मास। और एग्जाम्पल के तौर पे बात यदि हम करें तो एग्जाम्पल में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं सोडियम को। जैसे कि सोडियम का जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो क्या है, इट इज़ 11 एंड न्यूट्रॉन्स इज़ 12, सो इसका मास नंबर क्या हो गया था, इट्स मास नंबर वॉज 23। लेकिन यदि इसके एटॉमिक मास की बात की जाए, सोडियम के एटॉमिक मास की बात की जाए तो वो होगा 22.98 डाल्टन्स। तो डाल्टन्स में इसका मास क्या है, इट इज़ 22.9898। लेकिन यदि इसकी मास नंबर की बात करें तो इसका मास नंबर क्या था, 23, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एटॉमिक मास है ये काफ़ी क्लोज है मास नंबर के बराबर। इसलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में हम लोग इतनी स्पेसिफिकली एटॉमिक मास और मास नंबर को नहीं पढ़ते, हम लोग इसको सिनोनिमसली यूज़ कर सकते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक मास एज अ सिनोनिम एक ही टर्म है या एक ही बात है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने अभी ओवरऑल जो भी मास नंबर या एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा उसमें हमने सिर्फ 2 टर्म्स को कंसिडर किया, और वो था प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर नहीं किया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हमने पहले भी लेक्चर्स में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स का मास जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कंपैरेटिवली या रिलेटिवली बहुत बहुत कम है। और हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो उस जगह हम लोग देखेंगे कि एक एटम का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसके न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में मेनली हमारा क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स का मास सिंस बहुत बहुत कम है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक एटम में मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वो एम्प्टी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो हम लोग मास के टर्म में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस को कंसिडर करते हैं एक एटम के, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मास में सिग्निफिकेंट चेंज लेकर नहीं आता। देयरफॉर हम लोग एटॉमिक मास या मास नंबर में मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कंसिडर करते हैं, या सिंपली हम लोग न्यूक्लियस के मास को कंसिडर करते हैं। तो ये थी बातें कुछ एटॉमिक मास के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप्स। तो किसी भी एलिमेंट को यदि कंसिडर किया जाए तो किसी भी एलिमेंट में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स में यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात हम करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा कांस्टेंट देखा जाएगा। लेकिन यदि न्यूट्रॉन्स की बात करें तो उसी एलिमेंट में कुछ ऐसे भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट देखा जा सकता है, और इसी डिफरेंस की वजह से जो कि न्यूट्रॉन्स के नंबर में देखा जा रहा है, एक सेम एलिमेंट का डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। और इसी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एटम्स को जो कि सेम एलिमेंट के हैं उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। सो हम लोग आइसोटोप को डिफाइन कर सकते हैं एज सिंपली डिफरेंट एटॉमिक forms of the same element. So isotopes क्या हैं? सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स हैं। और ये डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स कैसे क्रिएट हुए हैं? डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स क्रिएट हुए हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस के वजह से। फॉर एग्जांपल यदि हम लोग कंसिडर करें और मान लें कि ये कोई कार्बन एलिमेंट का कोई एक टुकड़ा है, तो इस कार्बन एलिमेंट के टुकड़े में जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन सारे एटम्स की बात यदि हम करें तो इन सारे एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देखा जाएगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम होगा। और वो कितना होगा, 6, क्योंकि यदि 6 ना होके 7 यदि इसमें प्रोटॉन्स हो गए तो ये कार्बन रहेगा ही नहीं, ये तो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो यदि ये कार्बन है तो ऑब्वियसली क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, किसी भी एटम को कंसिडर करें इस कार्बन एलिमेंट में, तो हमेशा उसमें प्रोटॉन कितने देखे जाएंगे, हमेशा इट विल बी 6। लेकिन यदि न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन मोस्ट ऑफ द एटम्स जो देखे जा रहे हैं इस कार्बन एलिमेंट में
न्यूट्रॉन्स अधिकतर एटम्स में देखा जाएगा कि वो 6 है, लेकिन कुछ ऐसे भी एटम्स प्रेजेंट हो सकते हैं इस एलिमेंट में जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर 7 होता हुआ दिखाई देगा। कुछ ऐसे भी एटम्स हो सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर 8 होगा। लेकिन प्रोटॉन्स की बात करें तो इन सब में प्रोटॉन्स कितने होंगे, 6 ही होंगे इन सारे एटम्स में, जिसके वजह से आप देखोगे कि यदि प्रोटॉन्स 6 हैं और न्यूट्रॉन 6 हैं तो इसका एटॉमिक मास जो है वो कितना होगा, 12 होगा। लेकिन जिसमें न्यूट्रॉन्स एक एक्स्ट्रा बढ़ गया तो उसका एटॉमिक मास अब कितना हो जाएगा, इट विल बी 13। और वैसे ही यदि न्यूट्रॉन का नंबर 8 है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 14। और हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन का ही न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस आने की वजह से डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स बन गए हैं। एक ऐसा है जिसका एटॉमिक मास 12 है, कार्बन का ही एक ऐसा एटॉमिक फॉर्म है जिसका एटॉमिक मास क्या है, 13 है। और एक ऐसा भी एटॉमिक फॉर्म है कार्बन एलिमेंट का जो जिसका मास क्या है, C14 है। और ये सब जितने भी एटॉमिक फॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं वो किसके नंबर्स में चेंज होने की वजह से हो रहे हैं, न्यूट्रॉन्स के नंबर में चेंज होने की वजह से हो रहे हैं। किसी में 6 है, किसी में 7 है और किसी में 8 है। और यदि नेचर की बात करें हम लोग तो नेचर में हमेशा देखा जाता है कि C12, C13 और C14 हमेशा एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। यदि C12 की बात करें तो नेचर में हमेशा देखा गया है कि C12 सबसे ज़्यादा एबंडेंट है और नियरली 99% कार्बन जो अर्थ पे प्रेजेंट है वो C12 फॉर्म में है। नेचर में यदि C13 की बात करें तो ये काफ़ी कम है, इट इज़ नियरली 1%। और C14 की बात करें तो ये रेयरली प्रेजेंट होता है, लगभग 1 से 1 और 1.5 इंटू 10⁻12 एटम्स ऑफ कार्बन में कोई एक C14 आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब हो गया C14 जो है वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि जितने भी कार्बन हमारे नेचर में प्रेजेंट हैं उसमें लगभग 1 और 1.5 इंटू 10⁻12 पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं C14। सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आइसोटोप्स के बारे में ये है कि जितने भी एटॉमिक फॉर्म्स हैं एक सेम एलिमेंट के वो हमेशा सिमिलर तरीके से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कि यदि कोई बायोलॉजिकल सिस्टम की बात यदि हम लोग करें तो बायोलॉजिकल सिस्टम में C12 हो चाहे C13 हो चाहे C14 हो, हमेशा सिमिलर तरीके से केमिकल रिएक्शन में ये टेक पार्ट करता हुआ दिखाई देगा। यानी ऐसा नहीं होगा कि इसके एटॉमिक मास डिफरेंट हो गई है तो ये केमिकल इंटरेक्शंस भी डिफरेंट तरीके से करेगा। हमेशा C12, C13 और C14 सिमिलर तरीके से केमिकल रिएक्शंस में परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो ये थी कुछ बात आइसोटोप्स के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो ये भी एक तरह के आइसोटोप्स ही हैं, लेकिन ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जिसमें रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी देखी जाती है। और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब है कि ये ऐसे आइसोटोप्स हैं जिससे किसी तरह के रेडिएशंस एमिट होते हुए दिखाई देते हैं। सो इट मे एमिट डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिएशंस। और ये रेडिएशंस कैसे हो सकते हैं? इट कुड बी अल्फ़ा रेज, इट कुड बी बीटा रेज, इट कुड बी गामा रेज, इट कुड बी डिफरेंट टाइप ऑफ फिजन पार्टिकल्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोटोप्स ही हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली ऐसे आइसोटोप्स हैं जो किसी तरह के रेडिएशंस को एमिट करते हुए नेचर में दिखाई देंगे। और ये भी आइसोटोप्स हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स ही हैं। लेकिन कहने का मतलब हमारा ये है कि सारे आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते। सर्टेन टाइप के स्पेसिफिक ऐसे आइसोटोप्स हो सकते हैं जो कि रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करेंगे या किसी तरह के रेडिएशंस को नेचर में एमिट करते हुए दिखाई देंगे। और वैसे आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करेगा या रेडिएशंस को एमिट करेगा नेचर में, उन सारे आइसोटोप्स को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। अब बात यह है कि आखिर ऐसा क्या है इन सारे आइसोटोप्स में जो ये डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस को एमिट कर रहे हैं। तो बात आएगी कि रेडिएशंस एमिट करने का मेन रीज़न जो है वो है अनस्टेबल न्यूक्लियस। और अनस्टेबल न्यूक्लियस की बात यदि हम लोग कर रहे हैं तो ये अनस्टेबिलिटी जनरली देखी जाती है न्यूट्रॉन्स के नंबर की वजह से। और हम लोग जानते हैं कि आइसोटोप्स क्रिएट भी होते हैं न्यूट्रॉन्स के नंबर्स में डिफरेंस की वजह से। प्रोटॉन्स तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा एक एलिमेंट के एटम्स में, लेकिन यदि न्यूट्रॉन्स की बात करें तो वो डिफरेंट देखा जा सकता है डिफरेंट एटम्स में एक ही एलिमेंट के अंदर।
और यदि किसी भी एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो हम लोग जानते हैं कि नेचर में कोई भी चीज़ जो अनस्टेबल है वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ रीच करना चाहती है, और जब अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबिलिटी को रीच करने की कोशिश करते हैं तो उस दौरान डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस एमिट होती हुई दिखाई देती है, और वो रेडिएशंस डिफरेंट टाइप के अल्फ़ा, बीटा और गामा रेस के फॉर्म में या कुछ फिजन पार्टिकल के फॉर्म्स में हमें नेचर में दिखाई देता है। तो ऐसे आइसोटोप्स जो स्पेसिफिकली खास तरह के रेडिएशंस को एमिट करते हुए नेचर में दिखाई देंगे, और ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि इसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल फॉर्म में है। तो इस अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने के दौरान डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस एमिट करते हुए ऐसे आइसोटोप्स दिखाई देते हैं, और वैसे आइसोटोप्स को ही हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कंसिडर करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे बात करें तो यदि हाइड्रोजन की बात करें हम लोग, तो हाइड्रोजन के हम लोग जानते हैं कि नेचर में 3 आइसोटोप्स हैं। एक है जो हमारा नेचुरल हाइड्रोजन है, एक है ड्यूटेरियम है, और एक है ट्रिटियम। कार्बन की बात करें तो कार्बन हम लोग जानते हैं एक कार्बन 12 है, एक कार्बन 13 है, और नेचर में कार्बन 14 भी देखने को मिलता है। देखा गया है कि स्पेसिफिकली हमारा जो ट्रिटियम है, यानी कि हाइड्रोजन जिसकी एटॉमिक मास 3 है, या कार्बन 14 जो है, ये दोनों रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। और रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि ये दोनों किसी ना किसी तरह के रेडिएशंस को एमिट करेंगे, और रेडिएशंस को एमिट करने के वजह से इसे हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। इसके अलावा जो 2 और आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ये दोनों काफ़ी इनकी न्यूक्लियस को स्टेबल देखा गया है, जिसकी वजह से ये किसी तरह के रेडिएशंस को एमिट नहीं करते। सिमिलरली कार्बन 12 एंड कार्बन 13 आर हैविंग stable nucleus, therefore they don't have a tendency to emit certain type of radiations in the nature, therefore they are not considered as radioactive isotopes। तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स हमारे नेचर में देखे जा सकते हैं, लेकिन हर आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स नहीं है। सिर्फ वैसे ही आइसोटोप्स जो रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी पोसेस करेगा, उस तरह के आइसोटोप्स को हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। और जैसा कि हमने बात किया था रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपने अनस्टेबल न्यूक्लियस को स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस को एमिट करता है। तो अब बात यह है कि ये आखिर अनस्टेबल न्यूक्लियस का मीनिंग क्या है, और स्टेबिलिटी को रीच करने का बेसिक मतलब क्या निकलता है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है आइसोटोप्स के बारे में कि आइसोटोप्स क्रिएट होते हैं न्यूट्रॉन्स के नंबर में डिफरेंस आने की वजह से, और न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट हो रहा है। इसका बेसिक सा मतलब क्या है? इसका बेसिक सा मतलब है कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने चाहिए, न्यूट्रॉन्स उससे ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और यदि न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के नंबर से इंक्रीज़ हुए हैं तो ऑब्वियसली उस न्यूक्लियस का जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब हो गया है। सो इक्विलिब्रियम जो है न्यूक्लियस का वो क्या हो चुका है? डिस्टर्ब हो गया है। और जब भी न्यूक्लियस का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो न्यूक्लियस चाहेगा कि अपने इक्विलिब्रियम को रीच करे, और उस इक्विलिब्रियम को रीच करने के दौरान कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस एक्स्ट्रा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लूज़ करने की कोशिश करेगा। और जब भी कोई भी न्यूक्लियस एक्स्ट्रा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लूज़ करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग सिंपली डिस्क्राइब करते हैं एज डीके, यानी कि न्यूक्लियस का डीके होगा। और न्यूक्लियस का डीके यदि हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि इस दौरान सर्टेन टाइप के पार्टिकल्स एमिट होंगे या कुछ टाइप की एनर्जी एमिट होगी, और न्यूक्लियस अब अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की ये टेंडेंसी होती है कि वो न्यूक्लियस का अपना डीके करे, और डीके करने के दौरान सर्टेन टाइप के वो रेडिएशंस को एमिट करेगा, और रेडिएशंस को एमिट करने के बाद उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग थोड़ा और आगे डिस्कस करते हैं कि ये डीके जो हैं आखिर किस किस तरह के डीके देखे जा सकते हैं। तो जनरली 3 तरह के रेडियो एक्टिव डीकेज देखे जाते हैं नेचर में, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा डीके। अल्फ़ा डीके में जब भी देखा जाता है तो एटॉमिक मास में 4 से चेंज आता हुआ दिखाई देता है हमें, और यदि एटॉमिक नंबर की बात करें
तो एटॉमिक नंबर में 2 से चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यदि बीटा डीके की बात करें तो बीटा डीके में एटॉमिक मास में किसी तरह का चेंज होता हुआ दिखाई हमें नहीं देता, और एटॉमिक नंबर में +1 या -1 से चेंज होता हुआ दिखाई देता है। +1 डिपेंड करता है कि ये पॉजिट्रॉन या नेगेट्रॉन टाइप का डीके हुआ है। इन सारी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे तब हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस हम लोग को इतना पता होना चाहिए कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से डीके करते हैं, और डीके करने के दौरान वो अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी को रीच करते हैं, और इस स्टेबिलिटी के दौरान कुछ खास तरह के रेडिएशंस को भी एमिट करते हैं, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा रेज को रेडिएट करते हैं, या कुछ फिजन पार्टिकल्स को भी रेडिएट करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसा इसलिए ये करते हैं क्योंकि इन्हें अपने अनस्टेबल न्यूक्लियस को इक्विलिब्रियम में लाना होता है या स्टेबिलिटी को रीच करना होता है। यदि गामा रेज की बात करें तो गामा रेज में किसी तरह का एटॉमिक मास में चेंज या एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं होता, सिंपली जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उस आइसोटोप से, बस हमें वो एनर्जी रिलीज़ होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें एनर्जी लेवल पे, तो गामा रेज जो है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, फॉलोड बाय बीटा रेज, एंड देन सबसे लीस्ट एनर्जी होती है अल्फ़ा रेज की। गामा रेज का जो पेनिट्रेशन पावर होता है वो भी सबसे हाई होता है, या म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टी जो है गामा रेज का वो सबसे हाई होता है, देन बीटा रेज का, फिर उसके बाद अल्फ़ा रेज का देखा जाता है। यदि हम लोग इस डीके को एक एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर बीटा डीके कार्बन 14 का, और यदि कार्बन 14 का बीटा डीके होता है तो बीटा डीके में भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर पॉजिट्रॉन टाइप का बीटा डीके, और जब भी बीटा डीके कार्बन 14 का होता है तो कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होता हुआ हमें दिखाई देता है। इसके अलावा एक एंटी न्यूट्रिनो टाइप का पार्टिकल भी रिलीज़ होता है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कार्बन को यहाँ कंसिडर किया गया है, तो कार्बन का यदि हम लोग प्रोटॉन की बात करें, कार्बन 14 की प्रोटॉन की बात करें, तो कार्बन 14 में प्रोटॉन्स का नंबर जो है वो है 6। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन 14 में न्यूट्रॉन्स का नंबर है 8। जब भी हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज़ होता है तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, और उस न्यूक्लियस के अनस्टेबिलिटी की वजह से एक डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट हुआ, और इस डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम स्टेट में या स्टेबिलिटी फॉर्म में लाने के लिए न्यूक्लियस को यहाँ पर से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को लूज़ करने की कोशिश करेगा ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप। जब ये न्यूट्रॉन्स को, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स को लूज़ करेगा, या कहें तो लूज़ करने की टेंडेंसी को जिसको हम लोग डीके कहते हैं, यदि ये न्यूट्रॉन डीके होगा तो डीके होने के बाद देखा जाएगा कि ये C14 एक पॉजिट्रॉन को, सबसे पहले तो एक पॉजिट्रॉन को एमिट करेगा या रेडिएट करेगा, रेडिएशन करेगा, एक पॉजिट्रॉन का रेडिएशन करेगा, और एक पॉजिट्रॉन जब रेडिएशन होता हुआ दिखाई देगा तो एक पॉजिट्रॉन का जो मास होता है वो एक प्रोटॉन के बराबर होता है, और उसका जो चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव होता है। इसके अलावा जो ये कार्बन 14 अपने एक न्यूट्रॉन को डीके कर रहा है, उस डीके के दौरान एक नेगेट्रॉन भी रिलीज़ होगा, और इस नेगेट्रॉन का मास जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है इन कंपैरिजन टू पॉजिट्रॉन, और उसका चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, और एक एंटी न्यूट्रिनो भी रेडिएट होता हुआ दिखाई देगा। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक पॉजिट्रॉन जो है उसका मास और चार्ज जो है एक प्रोटॉन के इक्विवेलेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि जैसे ही एक ये न्यूट्रॉन डिके किया और एक पॉजिट्रॉन को एमिट किया, तो ये पॉजिट्रॉन सिंस इसका चार्ज और मास एक प्रोटॉन के बराबर है तो इसमें ओवरऑल एक प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके अलावा जो नेगेट्रॉन यहाँ रिलीज़ हुआ है उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव है, वेयर एज इसका मास जो है वो नेग्लिजिबल है, और नेग्लिजिबल मास होने की वजह से ये इक्विवेलेंट होगा एक इलेक्ट्रॉन के, जो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट हुआ है और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज़ हुआ है। अब यदि बात करें तो इसका अभी प्रेजेंट जो इस कार्बन 14 का है, जो प्रोटॉन का नंबर हो चुका है वो अब 6 से बनकर 7 हो चुका है,
और जब 7 हो गया है प्रोटॉन का नंबर, तो अब ये कार्बन रहेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर जो है वही एटॉमिक नंबर को डिसाइड करता है और वो वही किसी एलिमेंट के एटम को भी डिसाइड करता है। तो जब इसका प्रोटॉन का नंबर 7 हो चुका है तो ये अब कार्बन से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, और जो ये न्यूट्रॉन है वो 8 में से घट के 1 यहाँ घट चुके हैं, और यही एक न्यूट्रॉन जो यहाँ डिके हुआ है वही एक प्रोटॉन के नंबर को इंक्रीज़ करने में रिस्पॉन्सिबल हुआ है। तो हम लोग देख सकेंगे यहाँ कार्बन 14 जो है उसका कार्बन 14 का प्रोटॉन जो है इंक्रीज़ होकर 1 बढ़ गया, इसलिए वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गया। और एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन इधर से घटा है जो कि 8 से 7 हुआ है, और वैसे ही प्रोटॉन जो है वो 6 से 1 इंक्रीज़ होकर 7 हो गया है। तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा, वो 14 रह जाएगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमने जो बात किया था कि एटॉमिक मास में किसी तरह का चेंज नहीं आता बीटा डीके में, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 14 था और अभी नाइट्रोजन में भी 14 है। तो एटॉमिक मास में तो कोई चेंज नहीं आया, बट हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन के नंबर में या एटॉमिक नंबर में चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो 6 से 7 बन चुका है। और ये एटॉमिक नंबर में चेंज होने की वजह से कार्बन अब नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो चुका है, और इसी दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल भी रिलीज़ हुए हैं और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी रिलीज़ हुए हैं। तो ये था कुछ रेडियो एक्टिव डीके के बारे में। नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। नाउ यदि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस की बात करें तो रेडियो एक्टिव एटम्स या रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एप्लीकेशन का स्पेक्ट्रम काफ़ी वाइड है। लेकिन यदि बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो इन बायोलॉजिकल सिस्टम मोर ऑफन वी यूज़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एज डायग्नोस्टिक टूल्स इन मेडिसिन में डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स के लिए या डिफरेंट डायग्नोस्टिक टूल्स के फॉर्म में हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस्तेमाल करते हैं। और सेल्स के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि सेल्स जिस तरीके से नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी तरीके से वो रेडियो एक्टिव एटम्स को भी यूज़ करते हैं। और जैसा कि हमने आइसोटोप्स के बारे में पहले ही पढ़ा था कि आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स हैं, और डिफरेंट एटॉमिक फॉर्म्स होने की वजह से वो सेम तरीके से केमिकल रिएक्शंस में टेक पार्ट करते हैं। तो किसी भी सेल में यदि हम लोग कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे को यदि ऑब्जर्व करें, तो कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे में यदि आप एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ऑब्जर्व करो या किसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ऑब्जर्व करो, दोनों ठीक एक जैसे बिहेव करते हुए दिखाई देंगे। और इसके लिए हम लोग करते क्या हैं, इसके लिए हम लोग करते ये हैं कि किसी भी तरह के बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप को या रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किसी एटम को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। सो व्हाट वी डू, वी incorporate desired radioactively labeled atom or isotope in a biologically एक्टिव मॉलिक्यूल। फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें, एग्ज़ाम्पल सपोज ग्लूकोज, तो हमने किया क्या है, हमने ये किया है कि किसी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सपोज कार्बन को, सपोज C14 को, और उसके बाद हम लोग सेल में देख रहे हैं कि सेल में जब ये यूज़ होगा डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में, तो हम लोग इस C14 को एटम बाय एटम मॉलिक्यूल में कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है इसे हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। सो वी एक्चुअली यूज़ इट एज रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स। सो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स के फॉर्म में ट्रैक करने के लिए एटम्स को यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यदि डायग्नोस्टिक पर्पस की बात करें तो यदि किसी पेशेंट को कोई किडनी डिसऑर्डर है, तो किडनी डिसऑर्डर में हम लोग जिस पेशेंट को देखते हैं कि किसी तरह का किडनी डिसऑर्डर है, तो हम लोग करते ये हैं कि उसके ब्लड में किसी तरह के रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं, और इंजेक्ट करने के बाद उस मॉलिक्यूल को जिसमें कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हमारा आइसोटोप है उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं
और देख सकते हैं कि वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हुआ है या नहीं। इस तरीके से डिफरेंट किडनी डिसऑर्डर्स में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को एज अ ट्रेसर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट सोफिस्टिकेटेड इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट में। फॉर एग्जांपल यदि पेट की बात करें, हम लोग पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी की बात करें, तो किसी तरह के कैंसरस टिश्यूज़ को आप ट्रैक कर सकते हो या ऑब्जर्व कर सकते हो कि किस लोकेशन में किसी तरह के कैंसरस टिश्यू का या कैंसर का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है या ग्रोथ कितना हो रहा है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक किसी पेशेंट का पेट स्कैन है और इसमें थ्रोट के एरिया में कुछ कैंसरस टिश्यू का ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग रेडियो एक्टिवली लेबल्ड आइसोटोप्स को यूज़ करके कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको ट्रैक करने के लिए क्या किया गया होगा? इसको ट्रैक करने के लिए ये किया गया है कि किसी तरह के रेडियो एक्टिवली लेबल्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस्तेमाल किया गया है और उस रेडियो एक्टिवली लेबल्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल को उस पेशेंट में, जिसमें कि हमें चेक करना है कि उसके बॉडी में किस एरिया में वो कैंसरस टिश्यू ग्रो कर रहा है, उसको इंजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह के कैंसरस टिश्यू का एक हॉलमार्क देखा गया है कि कोई भी कैंसरस टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, या कहें तो ग्लाइकोलाइसिस का स्पेसिफिकली रेट जो होता है वो काफ़ी हाई होता है। तो जिस लोकेशन पे ये रेडियो एक्टिवली लेबल्ड ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, हम लोग इससे पहचान सकते हैं कि उस एरिया में पॉसिबल है कि कैंसरस टिश्यू का ग्रोथ हो रहा होगा। और यहाँ पर ये दिखाया गया है येलो स्पॉट से। इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ येलो स्पॉट से कैंसरस टिश्यू के ग्रोथ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो इस तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम लोग डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को रेडियोमेट्रिक डेटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग है क्या। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग क्या है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी भी तरह के आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स के एज को पता किया जा सकता है। तो इस टेक्निक में डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के डीके की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स के एज को पता किया जाता है या किसी फॉसिल के एज को पता किया जा सकता है। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करें तो हर एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप का अपना एक यूनिक हाफ लाइफ है। और हाफ लाइफ की बात करें तो हाफ लाइफ क्या है? हाफ लाइफ किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का वो टाइम है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप 50% डीके कर चुका होता है, यानी कि टाइम इन विच 50% ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप डीकेस और सिंपली डिसइंटीग्रेट। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने पढ़ा था कि C14 जो है वो बीटा डीके के दौरान नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होता है। और टाइम देखें तो 0 टाइम पे बात करें तो 100% कार्बन 14 अभी है, जब डीके ये नहीं किया है तो 100% कार्बन 14 है और नाइट्रोजन कितना है? 0%। आफ्टर नियरली 5730 ईयर्स में ये डिटरमाइन किया गया है साइंटिफिकली कि C14 50% डीके कर चुका होता है। और डीके करने के बाद C14 कितना होगा? 50% प्रेजेंट होगा। और 50% C14 किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? नाइट्रोजन 14। इसका मतलब कि लगभग एक हाफ लाइफ के बाद C14 का हाफ पोर्शन डीके कर गया। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ लगभग 1/4 पार्ट C14 का डीके कर चुका होगा और थर्ड हाफ लाइफ के बाद लगभग 1/8 पार्ट डीके कर चुका होगा। तो इसका मतलब हमने हाफ लाइफ के बारे में क्या समझा? हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप का 50% पार्ट डीके कर चुका है या डिसइंटीग्रेट कर चुका होता है, उसे हम लोग उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का हाफ लाइफ कंसिडर करते हैं। नाउ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग रेडियोमेट्रिक डेटिंग में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको समझते हैं। तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि C14 जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कार्बन का, वो कांस्टेंट रेट पे नेचर में डीके करता जाता है इनटू नाइट्रोजन 14। और नेचर की बात करें तो C12, C13 और C14 का रेशियो जो नेचर में हमारा है वो एक फिक्स्ड अमाउंट में है, यानी एटमॉस्फेयर में C12, C13, C14 हमेशा एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही प्रेजेंट होता है। इसका प्रोपोर्शन कभी भी फ्लक्चुएट करता हुआ नेचर में नहीं दिखाई देता है। तो जब भी कोई प्लांट नेचर से जब भी कार्बन को
फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करता है, तो कार्बन का C12, C13 और C14 उसी प्रोपोर्शन में उस प्लांट में एब्जॉर्ब होता है जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि प्लांट में भी जो कार्बन के रेशियो हैं या प्रोपोर्शन है वो सेम है जो हमारे नेचर में प्रेजेंट है। अब इस प्लांट को कभी भी कोई एनिमल जब ईट करेगा, खाएगा, तो उस एनिमल के टिश्यू में भी यही C12, C13 और C14 का प्रोपोर्शन उसमें भी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या समझा कि जो एटमॉस्फेयर में C14, C13 और C12 का जो प्रोपोर्शन है आपस में, वही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में भी देखने को मिल रहा है। और हम लोग जानते हैं कि C14 जो है, C14 एक तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और C14 जब रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो ये हमेशा कांस्टेंट रेट पे डीके करता रहेगा नाइट्रोजन 14 में। इसका बीटा डीके नेचर में कांस्टेंट रेट पे होता रहेगा। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स में ये C14 कंज्यूम हुए हैं वो C14 नाइट्रोजन 14 में कांस्टेंट रेट पे डीके करते जाते हैं। लेकिन जब कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है तो जितना प्रोपोर्शन C14 का नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हुआ है वो C14 अब फूड के थ्रू रिप्लेस भी हो चुका होता है। यानी कि C14 का जितना पोर्शन डीके होकर नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गया, या जितना परसेंटेज C14 का नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गया, अब जो परसेंटेज लॉस हुआ है वो कंपनसेट किया जा सकता है थ्रू फूड। नेचर से वो वापस उस एनिमल में फिर कंज्यूम हो जाएगा। तो C14 और C12 का या C13 का रेगुलर बेसिस पे देखें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका रेशियो जो है वो कांस्टेंट मेंटेन रह जाता है। ये तो बात थी जब कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग था। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है तो ये C14 का जो सप्लाई बाहर से कंपनसेट हो रहा था फूड के थ्रू, वो अब कंपनसेशन बंद हो चुका है। तो कोई भी एनिमल जब डाई कर चुका है या डेथ हो चुकी है किसी एनिमल की, तो उसमें C14 जो है अब जितना भी प्रेजेंट था वो अब क्या हो चुका है, कांस्टेंट। यानी कि अब इस C14 का किसी तरह का रिप्लेसमेंट या कंपनसेशन नेचर से नहीं होगा। तो अब ये C14 जो है जितना भी प्रेजेंट है उस ऑर्गेनिज्म के डेथ के वक्त, अब ये C14 कांस्टेंट रेट से नाइट्रोजन 14 में डीके करना शुरू करेगा। तो अब यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं कि C14 का कितना परसेंटेज नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो चुका है और कितना उस एनिमल में बचा हुआ है। ऑन द अदर हैंड C12 की बात करें तो C12 जब वो एनिमल लिविंग था या डेथ हो चुकी है उस एनिमल की, C12 का कोई भी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो चेंज होगा नहीं, क्योंकि C12 डीके करता नहीं है, ये नॉन रेडियो एक्टिव है। और नॉन रेडियो एक्टिव होने का मतलब है कि इसका न्यूक्लियस जो है वो क्या है, स्टेबल है। यानी इसमें किसी तरह का डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियस में देखने को नहीं मिलता। C12 जिस तरह का जितना प्रेजेंट था उसके लिविंग स्टेट में जब वो ऑर्गेनिज्म था, तो जितना C12 उस वक्त प्रेजेंट था उतना ही C12 उसके डेथ के बाद भी प्रेजेंट रहेगा। C12 में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। और इसी फैक्ट को साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए। तो इस फैक्ट को यूज़ करके हम लोग किसी भी डेड एनिमल के एज को पता कर सकते हैं। और वो कैसे, कि जब वो एनिमल लिविंग था तो C14 और C12 का रेशियो क्या था, और जब उस एनिमल का डेथ हो चुका है तब C14 और C12 का रेशियो क्या था। क्योंकि इस जगह C14 और C12 का रेशियो जो निकल कर आएगा, क्योंकि C14 हमेशा कांस्टेंट सप्लाई हो रहा था और ये जब भी जितने भी पोर्शन C14 का डिके हुआ उसका कंपनसेशन कर लिया गया था नेचर से। लेकिन इस जगह पे किसी तरह का कंपनसेशन डेथ के बाद नहीं किया जा सकता C14 का। तो हम लोग इस जगह जो रेशियो हमारा निकल कर आएगा लिविंग स्टेट में, और जब उस ऑर्गेनिज्म का डेथ हो चुका है तो उस वक्त जो उस एनिमल का C14 और C12 का रेशियो निकल कर आएगा वो डिफरेंट होगा। और इसी रेशियो के डिफरेंस के हेल्प से हम लोग उस ऑर्गेनिज्म के एज को पता कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग दिस फार्मूला, दैट इज़ T इक्वल्स टू T हाफ अपॉन 0.693 नेचुरल लॉग ऑफ C14 to C12 ratio in atmosphere upon C14 to C12 ratio in fossil। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग किसी भी तरह के
फॉसिल का डेट पता कर सकते हैं, और जो यहाँ टाइम दिया गया है ये टाइम ईयर्स में कैलकुलेट होगा। टी हाफ लाइफ यहाँ पर क्या है, टी हाफ लाइफ जिस भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप की बात हम लोग कर रहे हैं उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का टी हाफ लाइफ क्या है वो यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग किसी भी तरह के फॉसिल का एज पता कर सकते हैं या किसी आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स के एज को पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, द C14 to C12 रेशियो in a certain piece of wood is 25% of that in atmosphere and the half-life period of C14 is 5580 years. The age of wood piece is, यानी यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एज दे दिया गया है C14 का, that is 5580 years. सिंस हम लोग पढ़ चुके हैं इसको कि ये 5730 ईयर्स होता है, तो इससे कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन का दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि C14 to C12 रेशियो दे चुका है हमें, और किसी वुड के पीस में जो कि 25% है एटमॉस्फेयर से। तो सपोज़ मान लें कि एटमॉस्फेयर में जो है C14 to C12 एटमॉस्फेयर की बात करें तो एटमॉस्फेयर में सपोज़ मान लें कि ये 100% है, तो C14 to C12 जो हमारा फॉसिल में है या उस वुड में है वो कितना है, 25%। और हाफ लाइफ C14 का दे चुका है 5580 ईयर्स। तो हम लोग फार्मूला को यूज़ करते हैं। जो फार्मूला था क्या, वो दिया गया था T इक्वल्स टू T हाफ लाइफ अपॉन 0.693 नेचुरल लॉग ऑफ C14 to C12 ऑफ एटमॉस्फेयर अपॉन C14 to C12, यहाँ पर फॉसिल क्या है हमारा, वुड। तो वुड का जो C14 to C12 रेशियो दिया है उसे हम लोग यूज़ कर लेंगे। सो T क्या निकल कर आएगा, T हाफ लाइफ दिया है 5580 ईयर्स अपॉन 0.693 नेचुरल लॉग ऑफ, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में है सपोज़ 100%, तो वुड में कितना था 25%, ये निकल कर आएगा 4। इसका मतलब है 5580 अपॉन 0.693 natural log of 4, and when you will calculate this you will find this will come to this much years. तो ओवरऑल हमने क्या पढ़ा, ओवरऑल हमने ये डिस्कस किया कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक क्या है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग टेक्निक क्या है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी भी तरह के आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को या किसी फॉसिल्स के एज को पता किया जा सकता है। और ये पता कैसे किया जा सकता है, हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के जो डिकेइंग प्रॉपर्टी है और उसकी जो हाफ लाइफ है उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की, उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी जो फॉसिल है या कोई आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट है उसका एज क्या हो सकता है। हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए C14 को यूज़ किया है। C14 के बारे में हम जानते हैं कि C14 एक तरह का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और ये कांस्टेंट रेट पे डीके करता है नेचर में इनटू नाइट्रोजन 14। कोई भी प्लांट है जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भी कार्बन को इनकॉर्पोरेट करता है फॉर फोटोसिंथेसिस वो C12, C13 और C14 तीनों को ही इनकॉर्पोरेट करता है। और हम जानते हैं कि C12, C13, C14 एक फिक्स्ड रेशियो में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो जो भी कार्बन को एक प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करेगा उसमें तीनों की तीनों इनकॉर्पोरेट होंगे। और हम जानते हैं कि आइसोटोप्स के बारे में कि C12, C13 और C14 केमिकली एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि C14 यदि अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो उसका केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट हो जाएगा प्लांट सेल में जाते ही, लेकिन उसकी एक टेंडेंसी ये होगी कि वो डीके करेगा सर्टेन टाइम लेकर, वो N14 में डीके करता जाएगा कांस्टेंट रेट पे। बट C12 की बात करें तो C12 क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नहीं है, उसका न्यूक्लियस स्टेबल है, वो डीके नहीं करेगा। तो C14 और C12 का रेशियो जब कोई एक एनिमल लिविंग सिस्टम में है, यानी कि जब वो लिविंग स्टेट पे है,
तो C14 और C12 का एक रेशियो होगा। वेयर एज जब वो एनिमल का डेथ हो चुका है तो C14 और C12 का रेशियो कुछ डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि जब लिविंग स्टेट में वो एनिमल था तो C14 जो भी डीके हो रहा था N14 में, वो C14 जितना डीके हो गया था वो कंपनसेट कर लिया गया था बाय टेकिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन जब उस एनिमल का डेथ हो चुका है तो ये C14 अब बाहर से कंपनसेट नहीं हो रहा है। जो भी C14 के साथ उस एनिमल का डेथ हुआ होगा, अब वो सारे C14 डिसइंटीग्रेट करना शुरू करेंगे या डीके करना शुरू करेंगे इनटू N14। तो डेथ के बाद C14 और C12 का रेशियो कुछ डिफरेंट आएगा और डेथ के पहले C14 और C12 का रेशियो कुछ और होगा। और C14 और C12 का रेशियो जब कोई लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो उतना ही होगा जितना नेचर में प्रेजेंट है, क्योंकि C14 हमेशा कंपनसेट कर लिया जा रहा है। तो किसी लिविंग स्टेट की बात करें, किसी बॉडी जब वो लिविंग स्टेट में है या किसी ऑर्गेनिज्म जो कि एक लिविंग स्टेट में है, तो उस वक्त C14 और C12 का रेशियो उसकी बॉडी में उतना ही होगा जितना नेचर में प्रेजेंट है या एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। लेकिन डेथ के बाद C14 क्योंकि डिसइंटीग्रेट कर रहा है या डीके कर रहा है, उस C12 का और C14 का रेशियो कुछ डिफरेंट आएगा। और इसी रेशियो के डिफरेंस को यूज़ करके हम लोग एक फार्मूला की मदद से इस टाइम को पता कर सकते हैं कि उस एनिमल का या उस फॉसिल का एज कितना हो सकता है। और वो फार्मूला क्या है? द फार्मूला इज गिवन बाई t इक्वल्स टू t हाफ अपॉन 0.693 नेचुरल लॉग ऑफ C14 टू C12 रेशियो इन द एटमॉस्फेयर अपॉन C14 टू C12 रेशियो इन द फॉसिल। हालांकि C14 का इस्तेमाल सिर्फ हम लोग उन्हीं फॉसिल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनका एज 60,000 या 60,000 ईयर्स के एज से कम है। लेकिन यदि इससे भी ज़्यादा एज के फॉसिल्स को हमें डिटरमाइन करना है तो उसके लिए हम लोग किसी ऐसे आइसोटोप्स को यूज़ करेंगे जिसका हाफ लाइफ C14 के हाफ लाइफ से काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये थी कुछ बातें डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में। नाउ कुछ और भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोबार एंड आइसोटोप। तो आइसोबार क्या है? आइसोबार्स ऐसे एंटिटीज़ हैं जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो पर सेम एटॉमिक मास हो। यानी कि कोई भी दो डिफरेंट एंटिटीज़ जिसकी डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो पर सेम एटॉमिक मास हो। और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है तो ऑब्वियसली डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात हो रही है। एग्जांपल के तौर पे यदि हम लोग कार्बन 14 को कंसिडर करें और नाइट्रोजन 14 को कंसिडर करें, तो कार्बन 14 एंड नाइट्रोजन 14 दोनों जो है इसके जो एटॉमिक मास है वो क्या है? सेम है। लेकिन यदि एटॉमिक नंबर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 वेराज नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। तो इसका मतलब हो गया डिफरेंट एटॉमिक नंबर होने चाहिए पर सेम एटॉमिक मास होने चाहिए। इस तरह के फॉर्म्स को, इस तरह के एंटिटीज़ को हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। नाउ आइसोटोन्स की बात करें तो आइसोटोन्स क्या हैं? आइसोटोन ऐसे एंटिटीज़ हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखा जाए पर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो। और डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात यदि हम लोग कर रहे हैं तो इसका बेसिक सा मतलब क्या है? प्रोटॉन्स डिफरेंट नंबर है तो इसका मतलब है कि जो एटॉमिक नंबर है वो भी क्या हो गया है? डिफरेंट हो गया है। और डिफरेंट एटॉमिक नंबर का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट्स की बात हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम कंसिडर करें ऑक्सीजन 16 को और नाइट्रोजन 15 को। ऑक्सीजन 16 है तो इसका एटॉमिक नंबर तो 8 ही रहेगा, वेयर एज नाइट्रोजन 15 हो चाहे नाइट्रोजन 14 हो उसका एटॉमिक नंबर हमेशा 7 रहेगा। और यदि इसमें प्रोटॉन्स की बात करें हम लोग, प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की, तो प्रोटॉन्स जो है ऑक्सीजन में देखने को मिलेगा हमें 8, वेयर एज न्यूट्रॉन्स का नंबर यहाँ पर क्या है? 8। वेयर एज नाइट्रोजन 15 की बात करें तो इसका जो प्रोटॉन्स का नंबर है इसमें 7 है, वेयर एज न्यूट्रॉन्स का नंबर है 8। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
कि न्यूट्रॉन्स का नंबर जो है क्या है, सेम है, वेयर एज प्रोटॉन्स के नंबर क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट प्रोटॉन्स का नंबर होने की वजह से डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम की बात हो रही है। तो ये थी कुछ बातें आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स के बारे में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। इन द अपकमिंग वीडियोस वी विल डिस्कस अबाउट chemical bonding and different type of chemical interactions in a biological system and amino acids. If you like my effort, please like, share and subscribe. Thank you.